हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने देश भारत के राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ यानी कि इससे जुड़े विवादों के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई बटन पर प्रेस करके वो सारे वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि सारे ही वीडियोस काफ़ी नॉलेजेबल हैं एंड होपफुली आपको पसंद भी आएंगे। एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ कृपया वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आपको ये बोरिंग लगे, बट यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको अधिक से अधिक फैक्ट्स प्रोवाइड कर पाने की। आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जन गण मन शीर्षक वाला गीत हमारे देश की राष्ट्रगान है ऑफिशियली, जिसे महाकवि एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था, जिसमें संस्कृत शब्दों के काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। रचना के समय तब इसके कुल 5 पद थे, जिसके पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में बाद में अपनाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि राष्ट्रगान के बोल एवं धुन को रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार किया था एंड आज भी उनके ही द्वारा बनाए गए धुन को प्रयोग में लाया जाता है। इस गीत को सबसे पहले 27 दिसंबर वर्ष 1911 को कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन के दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ छात्रों के साथ मिल करके गाया था, जबकि वर्ष 1912 में तत्वबोध नामक पत्रिका ने भारत विधाता के शीर्षक के साथ इस गीत को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। इस गीत के साथ एक काफ़ी पुराना विवाद भी जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि कई जानकार लोगों का ऐसा मानना है कि इस गीत में कई जगहों पर तब के ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम को खुश करने की कोशिश की गई है कुछ वर्ड्स के माध्यम से। जैसे कि उन्हें ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसके अगर आप लिरिक्स को ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि उन्हें भारत की जनता का स्वामी एवं देश के अच्छे दिनों का वाहक इसमें माना गया है। क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों का मानना है कि जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का एक आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को भी इनवाइट किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। इसलिए विवाद की एक मुख्य वजह ये भी है कि इसका जो इस गीत को जो लिखे जाने की टाइमिंग है वो, हालांकि बाद में 19 मार्च वर्ष 1939 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखे गए एक पत्र में इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, बट ये स्टिल अब भी काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस सॉन्ग को 11 सितंबर 1942 को जर्मनी के हैम्बर्ग में परफॉर्म किया गया था, जबकि 24 मार्च 1950 को ऑफिशियली इसे एज अ नेशनल एंथम एडॉप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कजन्स की पत्नी मार्गरेट कजन्स ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूज़िक नोटेशंस तैयार किए थे, जबकि इनकी सहायता से वर्ष 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही द मॉर्निंग ग्लोरी ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट किया था। अनऑफिशियली सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस एंथम को आज़ाद भारत का नेशनल एंथम डिक्लेयर किए थे। मूल रूप से संस्कृत वर्ड्स का इस्तेमाल कर बंगाली में लिखे गए राष्ट्रगान का उर्दू एवं हिंदी में अनुवाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही करवाया गया था। इसका इंडियन नेवी फोर्स के कैप्टन आबिद अली ने हिंदी में अनुवाद किया था, जबकि कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसके ट्यून्स को कंपोज किया था, जिसका टाइटल था उस वक्त सुबह सुख चैन। दोस्तों, जन गण मन के जिस वर्जन को एज अ नेशनल एंथम हम यूज़ करते हैं, नियमों के हिसाब से उसे गाने में केवल 52 सेकेंड्स का वक्त लगता है, विच मीन्स कि अगर सही तरीके से इस नेशनल एंथम को गाया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो इसे गाने में कुल हमें 52 सेकेंड्स का वक्त लगेगा। कई अवसरों पर इसके केवल पहले एवं अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, जिसमें 20 सेकेंड का समय लगता है। हमारे राष्ट्रगान से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी भी है, और वो ये है कि अगर इसके ओरिजिनल बंगाली लिरिक्स को आप ध्यान से पढ़ें
तो आप यह पाएंगे कि इसमें हमारे देश के, भारत के केवल उन्हीं जगहों का जिक्र किया गया है जो उस वक्त ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आते थे, जैसे कि पंजाब हुआ, सिंध हुआ, गुजरात हुआ या मराठा आदि। भारत के तमाम अन्य हिस्से एवं वैसे प्रिंसली स्टेट्स जो कि उस वक्त पोर्टुगीज़ रूल के अंतर्गत आते थे, जैसे कि कश्मीर हुआ या राजस्थान हुआ या आंध्रा का हिस्सा हुआ या फिर मैसूर या केरला आदि का हुआ, तो उन सभी जगहों का इस गीत में जिक्र नहीं किया गया है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हालांकि इसे कभी भी ऑफिशियली कहीं पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट स्टिल जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी चूँकि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए कई बार इसको चेंजेस करने की मांग भी उठ चुकी है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान को लेकर कुछ कानून भी बनाए गए हैं जिनकी आपको ज़रूर से ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि अगर आपके द्वारा या कभी आप कहीं पर देखते हो कि किसी के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो आपको ज़रूर ये बात पता होना चाहिए कि ये कोई सज़ा का इसमें प्रावधान है या नहीं। सो इसके तहत बेसिकली भारत में सज़ा का एक प्रावधान है। राष्ट्रगान का अपमान करने या गाने से रोकने या फिर राष्ट्रगान गाते समय किसी को परेशान करने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू इंडियन ऑनर एक्ट 1971 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इट मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करने का दोषी पाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार से वो इसमें कन्विक्टेड होता है, तो उसे 3 साल का कारावास एवं जुर्माना देना होगा। पर कोई इसके बजने के दौरान अगर केवल चुपचाप से खड़ा रहता है या फिर अगर वो नहीं गाना चाहता, तो इसको लेकर उस पर कोई बाध्यता नहीं थोपी जाएगी, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 10वां और आखिरी फैक्ट इससे जुड़ा ये है कि वर्ष 2016 में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में सिनेमा स्टार्ट होने से पहले के राष्ट्रगान को गाना उन्होंने कंपलसरी करवा दिया था। एक फैसला आया था जिसके तहत राष्ट्रगान सिनेमा चालू होने से पहले बजना था। हालांकि इस आदेश को जनवरी 1918 में वापस भी ले लिया गया। सो ये सारी कुछ हमारे देश के नेशनल एंथेम से जुड़ी कंप्लीट जानकारी थी। इसमें मैंने कोशिश की सभी चीज़ों को कम रूप में आपके सामने पेश कर पाने की, जिससे ज़्यादा समय भी आपका ना ले पाएँ और आपको अधिक से अधिक जानकारी इसमें मिल पाए। होपफुली आपको हमारी ये कोशिश और साथ ही साथ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस ले आ पाएँ तो वो आप तक ईजिली पहुंच सकें। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।